नमस्कार। प्रतियोगिता परीक्षा के संदर्भ में हम समसामयिकी पर चर्चा कर रहे हैं और यह समसामयिकी का भाग 4 है। इससे पहले हम 3 भाग में चर्चा कर चुके हैं। बिहार लोक सेवा द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए वार्षिकांक 2021 बैच के महत्वपूर्ण घटना पे चर्चा कर रहे हैं। यह चर्चा अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी सहायक सिद्ध होगा। वर्णिका क्या है? और वर्णिका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मैसूर में वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की गई है और भारतीय रिजर्व बैंक के नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने मैसूर में वर्णिका नाम का एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना किया है। एक स्याही निर्माण की इकाई है जो भारतीय रिजर्व बैंक के लिए इंक का निर्माण करेगी। कहा जाता है कि मेक इन इंडिया के अंतर्गत इस तरह का फैसला लिया गया कि भारत के अंदर ही नोट के मुद्रण के लिए इंक का निर्माण किया जाए। नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है। बहुआयामी से अर्थ होता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, ऐसे लगभग 28 आधारों पर जब गरीबी का आकलन करके सूचकांक जारी किया जाता है तो उसे हम बहुआयामी गरीबी सूचकांक कहते हैं। वैसे भारत में अलग अलग तरीके से गरीबी का आकलन होता है। उसी संदर्भ में नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया और यह पहली बार जारी किया है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी एवं ऑक्सफोर्ड मानव विकास पहल के अनुसार भारत में 27.9% लोग को बहुआयामी गरीब माना गया था और वैश्विक स्तर पर 1.3% लोग को बहुआयामी गरीब माना गया। अब यहीं से प्रश्न बनता है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक की सबसे पहली अवधारणा कहाँ से आई थी? तो यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड मानव विकास पहल के अनुसार। अब इसका दूसरा हिस्सा है कि नीति आयोग ने भी इसी तरह से वर्ष 2015-16 में देश में बहुआयामी गरीबी का आकलन किया और इस आधार पर उन्होंने पाया कि लगभग हर चौथा व्यक्ति गरीब है, अर्थात भारत में 25% लोग बहुआयामी गरीब है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीब सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार में सबसे अधिक गरीबी है, उसके बाद केरल में सबसे कम गरीबी है। यदि नीति आयोग के द्वारा जारी मैप को देखें तो यहाँ से पूरा सब कुछ समझ में आता है। सबसे अधिक बिहार में 51.9% और यहीं से क्वेश्चन आ सकता है कि ये इन सब नीति आयोग के अंतर्गत कौन से राज्य में सबसे गरीबी का आकलन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार और सबसे कम तो केरल में, जहाँ पर 0.7% का आकलन किया गया है। इसके बाद अन्य राज्य भी है। वर्ष यानी चालू वर्ष 22-23 में विकास दर, इस पर बहुत सारे संस्थाओं की रिपोर्ट आई है। आज उन रिपोर्टों में से कुछ पर चर्चा करते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विश्व बैंक ने भारत के सकेलू घरेलू उत्पाद का अनुमान 8.7 से घटाकर 8% कर दिया। इससे पहले ये बदलाव का वजह है कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण मुद्रास्फीति में वृद्धि। इसके साथ साथ विश्व बैंक का ये भी कहना है कि जिस तरह से कच्चे तेल के दामों में वृद्धि हुई है, इस वजह से भी ये आकलन किया गया। इससे पहले एशियाई विकास बैंक ने 22-23 में भारत के विकास दर को 7.5% रहने का अनुमान किया है। हालांकि एशियाई विकास बैंक का कहना है कि वित्तीय वर्ष 23-24 में विकास दर 8% रहेगी। इसके अलावा देखें तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO ने वैश्विक व्यापार वृद्धि
कि अपने पूर्वानुमान, मतलब ये वैश्विक स्तर पर जिन्होंने विकास दर का पूर्वानुमान किया था 4.7% उसे घटाकर 3% कर दिया। और इसके अंतर्गत भी वही दो बातें सामने आ रही है, एक रूस यूक्रेन के बीच युद्ध और दूसरे कच्चे तेलों के दाम में या अन्य वस्तुओं के दाम में वृद्धि, इसके आधार पर विकास दर को कम किया गया। अब यहीं से प्रश्न आ सकता है कि कौन संस्थान के अनुसार भारत का विकास दर कितना होता है, तो विश्व बैंक के अनुसार 8%, एशियाई विकास दर के अनुसार 7.5%। उसके बाद रिजर्व बैंक का एक अपना भी आकलन है, और रिजर्व बैंक का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर अपने पूर्वानुमान 7.8% से 7.2% के बीच में रहने का, मतलब इन्होंने भी अपने विकास दर के पूर्वानुमान में कुछ बदलाव लाया। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बदलाव रिजर्व बैंक के आकलन के अनुसार मौद्रिक नीति के अंतर्गत आकलन के अनुसार 22-23 में मुद्रास्फीति के अनुमान में बदलाव करते हुए 4.5% बढ़ा करके 5.7% कर दिया। और ये वृद्धि का कारण बताया जा रहा है कच्चे तेल के दामों में वृद्धि एवं भू राजनीतिक तनाव, अर्थात रूस यूक्रेन युद्ध। जिस समय ये रिपोर्ट जारी की गई थी उस समय युद्ध की शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन ये माना जाता है कि जो राजनीतिक स्तर पर तनाव बने थे जिसकी वजह से मुद्रास्फीति के दर में वृद्धि किया गया रिजर्व बैंक। प्रश्न यहाँ से क्या क्या आ सकते हैं कि रिजर्व बैंक के द्वारा सकल घरेलू उत्पाद, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, इसके साथ साथ मुद्रास्फीति दर कितनी रह सकती है, या फिर इसके साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है कि चाहे विश्व बैंक हो, चाहे एशियाई विकास बैंक हो, चाहे रिजर्व बैंक हो, उन्होंने विकास दर को कम किया, तो उसके पीछे दो कारण बताए जा रहे हैं। एक तो वस्तुओं की मुद्रास्फीति जिसमें कच्चे तेल महत्वपूर्ण स्थान है, और दूसरा कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध है ना, कि ये खेल सेक्शन के अंतर्गत का टॉपिक है राष्ट्रमंडल के, लेकिन यहाँ पर हम इसीलिए ले रहे हैं कि इस तरह का पहला अवसर है कि जब खेल का आयोजन कहीं और होना था, लेकिन खेल का आयोजन किसी और जगह पे होगा। पहले इस खेल का आयोजन होना था दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन अब इस खेल का आयोजन बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा। पहले इस खेल का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में होना था, लेकिन उनकी तैयारी के में प्रगति की कमी के कारण मेजबानी का अधिकार छीन लिया गया। मतलब राष्ट्रमंडल खेल के जो प्रबंधकर्ता थे उन्होंने पाया कि दक्षिण अफ्रीका की तैयारी ऐसी नहीं है कि जहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल हो सकते हैं, और इसीलिए इन्होंने यहाँ से हटा करके बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल करने का फैसला किया। इसीलिए इस तरह के प्रश्न आने की संभावना अधिक होती है जब कोई विशेष बदलाव हो रहा हो। तो टेम्पल 360 क्या है? 360 क्या है? यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके माध्यम से श्रद्धालुओं को मंदिर या प्रमुख तीर्थ स्थलों के ऑनलाइन दर्शन कभी भी और कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। कुछ समय बाद श्रद्धालु इस पोर्टल पर लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से मंदिरों का दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई है। अब यहाँ से दो प्रश्न आते हैं कि टेम्पल क्या है। तो ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसका संबंध श्रद्धालुओं को मंदिर या प्रमुख तीर्थ स्थलों का ऑनलाइन दर्शन है। दूसरा, इसकी शुरुआत किसने की है? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत हुई है। तो इससे दो प्रश्न आते हैं। उसके बाद है विदेशी व्यापार नीति। इस बार विदेशी व्यापार से प्रश्न आने की संभावना है, जो कि आयात निर्यात दोनों रिकॉर्ड स्तर पे रहा। दरअसल वर्तमान समय में जो विदेशी व्यापार नीति है वो 2015 और 20 का एक विस्तार है, और कोविड महामारी शुरू होने के बाद इस नीति को पहले एक साल के लिए मार्च 2020 के अंत तक बढ़ाया गया। अब इसे
30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया। इसलिए पूछा जा सकता है कि विदेशी व्यापार नीति 2015 से 20 तक उसका विस्तार कहाँ तक किया गया है, तो उसका विस्तार सितंबर 2020 तक किया गया। नई व्यापार नीति जो आने वाली थी वो 2021 से 2026 तक के लिए ना थी, लेकिन कोविड-19 के कारण इस व्यापार नीति का घोषणा नहीं किया जा सका। हालांकि व्यापार नीति घोषित नहीं की गई है, लेकिन सरकार ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन निर्यात का बड़ा लक्ष्य सामने रखा है। और ये पीयूष गोयल की तरफ से ये बयान दिया गया था कि भारत का 2030 तक सेवा और वस्तु का निर्यात $1 ट्रिलियन होगा। इस बार यदि हम आयात और निर्यात को जोड़ देते हैं तो फिर हम पाते हैं आयात प्लस निर्यात, तो ये भी $1 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है 2021-22 में। सर्वोच्च न्यायालय के एन.वी. रमन्ना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना है और उन्होंने फास्ट एंड एक फास्टर नाम शुरुआत की। दरअसल इसका संबंध है इस सॉफ्टवेयर का संबंध है इलेक्ट्रॉनिक मोड में सुरक्षित और तेजी से प्रसारित किया जा सके न्यायालय के फैसला को, और यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायालय के आदेश को जल्दी से संप्रेषित किया गया। यह सॉफ्टवेयर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में पारित किए गए आदेशों को बिना किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को सुरक्षित रूप से प्रसारित करने के लिए किया जाएगा। इसीलिए यह पूछा जा सकता है कि फास्टर, इसका एब्रिविएशन भी पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ पूछा जाता है कि इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक जारी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जो कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों को, इसके अंतर्गत फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को रखा गया है, और उच्च दोनों न्यायालय फास्टर के अंतर्गत आ जाएंगे। अंबेडकर यंग इंटरप्रेन्योर मेंटर प्रोग्राम, दरअसल भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती है जिससे कि प्रश्न पूछा जाता है। ये योजना भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना है, अब इसकी शुरुआत नहीं है, और इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के उद्यमियों को 6 वर्ष की अवधि के लिए 15 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। चूंकि ये राशि अधिक है, इसीलिए इस योजना के अंतर्गत एक सलाहकार कार्यक्रम रखा गया है ताकि यंग एंटरप्रेन्योर को सही सलाह दी जा सके, उसे तकनीकी सहयोग प्रदान किया जा सके। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जा सकती है, कितने वर्ष के लिए दी जा सकती है, तो इसका जवाब होगा कि 6 वर्ष के लिए और 15 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जा सकती है। और इस योजना के अंतर्गत एक सलाहकार मंडल भी ने उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि इनके निवेश में बेहतर सलाह दे सके, इनके निवेश को लेकर, इस साथ ही साथ इन्हें बेहतर तकनीकी सहायता भी दे सके। प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन है। स्विट्जरलैंड की संस्था IQAir की रिपोर्ट है। ये एक निजी कंपनी है जिसने की प्रदूषण पे अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले तथ्य हैं, जैसे कि विश्व के 100 सबसे वायु प्रदूषित शहरों में भारत के 63 शहर हैं। इसके साथ ही सर्वोच्च में टॉप में 10 में से भारत के 6 शहर शामिल हैं। सबसे प्रदूषित शहर राजस्थान की भिवाड़ी है और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का UN एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के रिपोर्ट में
दिल्ली को दुनिया की कैपिटल सिटी के रूप में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर माना गया है। 2 रिपोर्ट है, एक है स्विट्जरलैंड की संस्था IQ एयर की, इसके अनुसार भारत के 100 में भारत के 63 शहर हैं। दूसरे में टॉप 10 में भारत के 6 शहर हैं। और दूसरी रिपोर्ट है कि UN एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की रिपोर्ट, जिसके अनुसार माना गया है कि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित कैपिटल सिटी है। तो यहाँ से इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है 14वां भारत जापान वार्षिक सम्मेलन शिखर वार्ता। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुकुमो भारत की यात्रा पे आए हुए थे और इसी दौरान दोनों देशों के बीच 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो ने अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। जापान भारत के साथ 2+2 का वार्ताकार देश है। इसके अतिरिक्त देखें तो हाल में ही अमेरिका के साथ 2+2 की वार्ता हुई है। इसके साथ साथ भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 की वार्ता करता है, साथ ही जापान के साथ, अमेरिका के साथ। इस तरह से 4 देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत 2+2 की वार्ता करती है। अब है कि इस वार्ता के अंतर्गत जिसकी काफी चर्चा हो रही थी, उसके अनुसार जापान अगले 5 सालों में भारत में विभिन्न क्षेत्रों में 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इसके साथ साथ बहुत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें प्रशांत इंडो पैसिफिक पे चर्चा हुई, रूस यूक्रेन युद्ध पे चर्चा हुई और रूस यूक्रेन पर युद्ध पर दोनों देश ना शांतिपूर्ण समझौता के माध्यम से समाधान निकालने पर जोर दिया। इसके साथ ही जब इंडो पैसिफिक की बात आई थी तो भारत का कहना था कि यहाँ पर स्वतंत्र इंडो पैसिफिक का दोनों देश समर्थन करते हैं। तो यहाँ से प्रश्न देखें तो ये 14वां भारत जापान वार्षिक सम्मेलन था। आयोजन स्थल नई दिल्ली, दोनों तरह के प्रश्न हो सकते हैं। इसके बाद इसमें निवेश की बात, 5 वर्षों में निवेश की बात करें तो इसमें 3.2 लाख करोड़ रुपए निवेश की बात की गई। इसके साथ इंडो पैसिफिक एवं रूस यूक्रेन युद्ध पे भी चर्चा हुई। यहाँ उल्लेखनीय है कि जापान रूस की नीति के विरोध कर रहा है और यूक्रेन के साथ दिखाई दे रहा है। जापान ने रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध भी लगा रखे। तो इसी तरह की चर्चा के सिलसिले को हम जारी रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि यूपीएससी पर प्रारंभिक परीक्षा से पहले हम महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा कर चुके होंगे।